हेलो दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है कि आर्कटिक इज़ बर्निंग, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे हैं आर्कटिक के बर्निंग पे। तो आज आई वांट टू डिस्कस व्हाट डज एनीबडी मीन द मोमेंट दे से आर्कटिक बर्निंग। क्या वहाँ पे एब्सोल्युटली आगे लगी हुई है या कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसकी बात हो रही है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट थिंग आपको ये समझना ज़रूरी है कि बहुत कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेल कि ये एक बेसिक वेदर फिनोमेना है कुछ वहां के, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फिनोमेना एग्रेवेट हो रहे हैं विच इज लीडिंग टू द सो कॉल्ड बर्निंग। ठीक है, तो एग्जैक्ट इशू क्या है इस पे बात करते हैं। एक्चुअल इशू क्या है कि साइबेरिया, रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्या है कि साइबेरिया के टाउन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर माना गया है जिसे आर्कटिक हीट हो रहा है करके रेफर किया गया है। तो मैंने टॉक अबाउट दिस टेम्परेचर, ये कह रहे हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ हो गया, इसको आर्कटिक हीटिंग कहा जा रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अरे इंडिया में तो 38 डिग्री बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे 38 डिग्री मुद्दा क्यों है? अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखोगे तो वो एब्सोल्युटली ये जो आर्कटिक साइबेरिया वाला रीजन है इसको रेड में दिखा रहे हैं जस्ट टू सिग्निफाई कि कितना ज़्यादा आर्कटिक ही मुद्दा है। The point to understand here is the moment I say heat wave in context of India, or the moment I say heat wave in context of the Arctic, it is always relative. How relative? For example, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया में कुछ स्टेट्स ने तो ऑलमोस्ट इमरजेंसी स्टेप्स ले लिए थे बिकॉज टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ने की बात थी। फॉर एग्जांपल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहे थे। रादर इतनी ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम हर साल इंडिया में हो जाती है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अपना खुद का क्राइटेरिया बना लिया हीट वेव्स का कि अगर आप चेक करोगे तो हिली एरियाज के लिए टेम्परेचर एक डिफाइन कर दिया कि भाई हिली एरियाज में जब इतना टेम्परेचर पहुंचेगा XYZ तो वहां पे हीट वेव्स कहेंगे। नॉर्मल कोस्टल रीजन्स के लिए अलग डिफाइन कर दिया गया। इसी तरह से हीट वेव का क्राइटेरिया बना दिया गया। लेकिन अब आर्कटिक में भी ये मुद्दा है, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्कटिक के नॉर्मल टेम्परेचर्स में देखो तो विंटर टेम्परेचर तो -50 डिग्री तक जाता है, लेकिन जो उनके समर टेम्परेचर्स हैं ये -10 से 10 के बीच में ही जाते हैं। एंड वेरी ओकेजनली कुछ ऐसे रीजन्स जहां पे लैंड ज्यादा है, बर्फ कम है, राइट, वहां पे 30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 38 डिग्री की बात है। इस वजह से द होल पैनिक इज गेटिंग क्रिएटेड एंड दे आर सेइंग कि आर्कटिक में हीट वेव का मुद्दा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज साइबेरिया में एक टाउन में इस टेम्परेचर को पाया गया है। दे स्टिल कंफर्मिंग द न्यूज, बट देन अगेन ऐसा कुछ अगर रीड हुआ है तो डेफिनेटली कुछ दिक्कतें हैं। नाउ रीजन क्या है इस क्लाइमेट चेंज का? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ वहां के नेचुरल वेदर पैटर्न्स तो है ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि समर वहां नहीं हो रही, हीटिंग वहां नहीं हो रही, लेकिन बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं हीटिंग के ये एग्रावेट हो रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको समझें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है हीटिंग होने का वहां है स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर इन दी अपर एटमोस्फेयर ऑफ दीज रीजन्स। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो होता क्या है कि द मोमेंट आई से आर्कटिक या साइबेरिया ना, आप एक मैप इमेजिन कर रहे हो जिसके टॉप पे आर्कटिक है। दिस इज हाउ यू शुड इमेजिन इट कि जो पोलर रीजन्स है, आर्कटिक रीजन्स है या साइबेरियन रीजन्स है, इन पे कुछ इस तरह का विंड सिस्टम चल रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की बात करूं तो इसको अगर मैं पैरेलल व्यू में देखूं कि हो क्या रहा है, वो तो चलो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू था। आप मानो कि अपर एटमोस्फेयर है, राधा इसको ऐसे लिख देते हैं, अपर एटमोस्फेयर है और लोअर एटमोस्फेयर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अपर एटमोस्फेयर में है जी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की हवा की टेंडेंसी क्या है भाई, हम तो नीचे की तरफ ही आएंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है आपका लैंड, अब लैंड पे है थोड़ी थोड़ी आपकी गर्म हवा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि गर्म हवा यहाँ पे है, ऊपर से बहुत ही तेज तेज ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो होता क्या है कि ये जो ठंडी हवाएं हैं ये गर्म हवाओं को ऊपर उठने नहीं देती और यहीं पे एक्यूमुलेट होती रहती हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे जैसे ये हाई प्रेशर सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा और ज्यादा हवाएं आती जाएंगी और ये गर्म हवाएं जो हैं यहीं पे इकट्ठी होती जाएंगी। तो जैसे जैसे गर्म हवा इकट्ठी होती जाएगी हीटिंग बढ़ती जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। अब होता क्या है, जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ ये जो हाई प्रेशर है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। जितना हाई प्रेशर स्ट्रेंथन होगा यहाँ पे गर्म हवा उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी गर्म हवा बढ़ेगी उतनी ही हीटिंग होगी। तो था तो एक बेसिक फिनोमेना, बट क्योंकि जो मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस वजह से क्या हुआ, ये फिनोमेना हो गया एग्रावेट।
इस वजह से क्या हुआ, वहां की हीटिंग और भी ज्यादा हो गई स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? तो हीटिंग का जो प्रोसेस है, हीट वेव का प्रोसेस सब जगह यही है, बट क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रेवेट हो गया, इसलिए उसकी जो कंडीशंस हैं अब बहुत ज्यादा आपको नजर आ रही हैं। तो पहला रीजन था आपका ये। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो इसका कुछ स्पेसिफिक एक रीजन है, वो है वहां स्नो बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। देखो इसको ना सिंपल शब्दों में समझते हैं कि स्नो की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? या मैं और सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। जब आप गर्मियों में होते हो तो गर्मियों में आपसे कहते हैं भाई काले कपड़े मत पहनो, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको लगेगी गर्मी। उससे अच्छा लाइट कलर्स पहनो, व्हाइट कलर पहनो, सो दैट कि वो एब्जॉर्ब ना करे हीट को, वापस बाहर की तरफ भेज दे। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर तो आपकी लैंड पे स्नो है बहुत ज्यादा तो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वापस भेज देगी। अब इमेजिन करो कि स्नो पड़ी कम, राइट? स्नो पड़ी कम तो थोड़ी सी गर्मी हुई तो ये स्नो एब्सोल्युटली क्या हो गई, पिघल गई। अब पिघलने से क्या हुआ कि जो स्नो की टेंडेंसी थी कि गर्म हीट को वापस भेजना है, वो हुई नहीं और नीचे रहेगी जमीन। अब जमीन ने इस सारी हीट को, या जो सोलर रेडिएशन है, सोलर एनर्जी है, उसको कर लिया एब्जॉर्ब। ठीक है? तो पहला रीजन क्या था, हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से गर्मी थी। अब क्योंकि लैक ऑफ स्नो हो गया, बेयर ग्राउंड रह गया, तो उसने और ज्यादा सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो हीटिंग क्या हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है? दो रीजन। तीसरा रीजन क्या है, आपको पता होगा कि जब हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप देखते हो कि 12-12 घंटे से भी ज्यादा का दिन होता है ना, 7-8 बजे भी वहां लाइट होती है, राइट? रीजन देयर बीइंग कि सोलर रेडिएशन, या जो भी वहां पे द एंगल विद विच सोलर रेडिएशन कम्स देयर, कुछ इस तरह पड़ता है कि बहुत मोर देन 12 आवर्स वहां पे कंटिन्यूस सनलाइट होती है, राइट? कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे 24-24 घंटे भी सनलाइट होती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंटिन्यूसली वहां सनलाइट भी है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हाई प्रेशर सिस्टम था, स्नो भी नहीं थी, कंटिन्यूस सनलाइट होती रही, तो इस वजह से क्या हुआ, ये पूरी जो हीटिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और हम हीट वेव की तरफ आ गए। ठीक है? अब आगे और अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि स्नोफॉल कम हो रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो सी आइस का वॉल्यूम है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है बाय 50%। अब हुआ क्या कि सी आइस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी कि हर बार जो है स्नो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है, तो जितनी स्नो डिक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हीटिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है? एक और चीज आप बहुत ही ज्यादा न्यूज में देखते हो, फॉरेस्ट फायर्स आती हैं, और जैसा कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि हमें लगता है कि आर्कटिक में तो सिर्फ बर्फ ही है, बट जब आप टूंड्रा पढ़ते हो या बोरियल फॉरेस्ट पढ़ते हो, वो तो अक्सर ही इन सर्दी वाली जगहों में करते हैं। तो हुआ क्या, 2016, 17, 18 में बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुई। अब जितनी भी फॉरेस्ट फायर्स हुई, पहले तो क्या होता था ना, ऐसे रीजन्स में थी जहां पे पॉपुलेशन नहीं थी, तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब रिसेंटली ईयर्स में क्या हुआ कि फॉरेस्ट फायर्स काफी नीचे तक आ गई उन रीजन्स में जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, तो इस वजह से ये मुद्दा और भी ज्यादा सामने आ गया। ठीक है? और इन वाइल्ड फायर्स की वजह से क्या हुआ, जो पीट लैंड्स थे वो भी इग्नाइट हो गए। पीट लैंड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, पहले तो ना हमें ये सोच बदलनी है कि साइबेरिया वाले रीजन्स में एब्सोल्युटली सिर्फ बर्फ है, पीट लैंड्स कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली जो ये वाइल्ड फायर्स हैं, इसकी वजह से जो पीट लैंड्स वाले रीजन्स थे ये उभर के आ गए। अब इन पीट लैंड्स में पता है क्या होता है, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, बहुत ही ज्यादा मीथेन होती है। तो द मोमेंट ये पीट लैंड्स उभर के आ गए, मीथेन बाहर की तरफ आ गए। अब मीथेन तो इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है कि हुआ क्या, उन रीजन्स में और भी ज्यादा वार्मिंग शुरू हो गई। तो आप देख रहे हो कि कुछ तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंड्यूस चेंजेस भी हैं। ठीक है? अब आप देखो कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वैसे ही अर्थ वार्म अप कर रही है। अब इमेजिन करो कि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग है, प्लस ये पीटलैंड्स वाला मुद्दा भी आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा हीट आनी शुरू हो गई। और ये पूरा प्रोसेस ना कंटिन्यूसली चल रहा है, कहते हैं फीडबैक लूप्स में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार ये प्रोसेस शुरू हुआ, मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली चल रही है और पीटलैंड से मीथेन आए जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक लूप में ये हीटिंग शुरू हो गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आर्कटिक में हीट वेव का मुद्दा और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, इसलिए इस पूरे मुद्दे को आर्कटिक एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। समझ में आया? आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है? एक और चीज जो वहां पे हुई है, जैसे कि मैंने कहा स्नो बहुत ज्यादा नहीं है, वार्मिंग हो रही है, चीजें मेल्ट कर रही हैं, तो थॉइंग ऑफ आइस हो गई। थॉइंग ऑफ आइस क्या होता है कि ये जो आप आइस देख रहे हो, इसके नीचे ना सॉइल होती है बहुत ज्यादा, फ्रोजन सॉइल। तो इस पे क्या करते हैं ये लोग, बिल्डिंग्स बना देते हैं या कुछ पावर स्टेशंस बना देते हैं,
राइट। तो द मोमेंट ऐसे थॉइंग ऑफ आइस, इसका मतलब है कि फ्रोजन आइस के ऊपर जो चीजें बनाई है, इट्स नॉट एक्चुअली आइस, नीचे फ्रोजन सॉइल होती है। अब हुआ क्या, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो ये जो पूरा का पूरा लैंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है कि ऊपर तो बर्फ की लेयर्स है बट नीचे फ्रोजन सॉइल है। तो हुआ क्या, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो ये ऊपर की बर्फ जो है कहीं ना कहीं पिघलने लग गई और जो सॉइल जो फ्रोजन थी वो भी पिघलने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स में जो भी अंदर गैसेस थी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड थी या मीथेन थी, अब वो भी बाहर की तरफ आने लग गई। तो आप देख रहे हो पीटलैंड से भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस बाहर आ रही हैं, इन परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग से भी बाहर आ रही हैं, प्लस ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया एक्सेलरेट। और इस थॉइंग से क्या हुआ कि जितनी भी बिल्डिंग्स या पाइपलाइंस थी इन पे, ये भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने लग गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जितना भी ये टैपिंग था, ग्लोबल वार्मिंग थी, प्लस ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस थे, प्लस द वेदर फिनोमेना, उसकी वजह से ये हीटिंग जो है बहुत ही, इसका एक विशियस साइकिल बन गया। इस पूरी विशियस साइकिल को, कि ये चीज बार बार हो रही है, पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव लूप भी कहते हैं। समझ में आया आपको? आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आ रही है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये पर्टिकुलर स्नो वहां पे हो रही है, मेल्टिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो सी लेवल भी आपका राइज हो रहा है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ना जैसे कि हमने विंड सिस्टम्स की बात की थी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इन जनरल भी तो आपका जो वर्ल्ड का वेदर सर्कुलेशन सिस्टम है, या रादर विंड सर्कुलेशन सिस्टम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से या एक पर्टिकुलर प्रेशर के हिसाब से अरेंज्ड है। अब मान लो कि ये ऊपर वाले रीजन्स में चेंजेस हो जाए, तो ये जो पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ये भी तो अफेक्ट होगा ना। दिस इज वाई दी पीपल ओवर आर्कटिक आर ऑल्सो कंसर्न कि एक बार यदि यहाँ चेंजेस शुरू हो गए तो जितना भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो भी वीक हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है जहां सर्दी पड़नी चाहिए थी वहां गर्मी शुरू हो जाएगी, इवेंचुअली हम ड्रॉट्स की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मान लो कि कहीं पे साइक्लोन्स आते हैं, एंटी साइक्लोन्स आते हैं, कहीं पानी इनकी वजह से आ रहा है, राइट। इन सब चीजों पर भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रादर इंसिडेंट्स क्योंकि बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए ये चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कि आपको एक बिल्डिंग दिखाई थी जो कि परमाफ्रॉस्ट पे थी, तो सिमिलरली व्हाट हैपेंड कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी ऐसे ही परमाफ्रॉस्ट पे, दैट कोलैप्स्ड क्योंकि थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट हो गया। सिमिलरली कुछ दिनों पहले की बात है कि एक स्टोरेज टैंक इसी तरह के परमाफ्रॉस्ट पे था, वहां से ऑयल स्पिल हो गया और कुछ इस तरह की चीज देखने को मिली। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखो तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो आर्कटिक के हीट होने के रीजंस हैं, राइट, वो हमें अब दिखने शुरू हो रहे हैं। इवेंचुअली ये चीजें बढ़ेंगी और डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन आप इसको एब्सोल्युटली रोक नहीं सकते। ऑल यू कैन डू इज इसका जो पेस है उसको थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि जो शुरुआत है हीटिंग की वो आपके हाथ में नहीं है। वो बेसिक वेदर कंडीशंस है जो हमने हाई प्रेशर रीजन्स और स्नो की कुछ मुद्दे डिस्कस किए। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो आपकी ह्यूमन इंड्यूस्ड मुद्दे हैं, इनसे ये चीजें बहुत ही ज्यादा फास्टर पेस पे हो रही हैं। सो ऑल यू कैन डू इज यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस, बट देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम इट, ठीक है। तो इन द एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एज सून एज द आर्कटिक वार्म्स, पूरे वर्ल्ड पे इस चीज की बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। एंड इवेंचुअली आते हुए समय में हम और भी ज्यादा इफेक्ट्स देखेंगे। जैसे जैसे इफेक्ट्स आते जाएंगे, आई विल कीप ऑन टेलिंग यू, आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस फॉर इट, सो दैट आप भी इन चीजों से बहुत ज्यादा अपडेटेड रहें, ठीक है जी। और जैसा कि मैं कुछ दिनों से आपको यही बता रही हूँ कि एसे का पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वी एब्सोल्युटली इग्नोर दिस पेपर, ठीक है। इट काउंट्स फॉर अ लॉट ऑफ मार्क्स। दिस पेपर कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो 22 तारीख से ये जो बैच है ये शुरू हो गया है, राइट। जो बेसिक लेक्चर्स हैं 27 जून तक हैं, और जो पहली बार आपको प्रैक्टिस करने को थीसिस दिया जाएगा वो 28 से है। तो यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल मेक अप, यू कैन स्टिल सी दिस लेक्चर्स एंड यू विल सी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। इवन इफ यू गेट 30-40 एक्स्ट्रा मार्क्स, इट कैन मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर रैंक्स। तो ट्राई टू टेक द प्रोसेस। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चीज़ें डिस्कस्ड हैं, एंड इवेंचुअली कुछ टेस्ट की ऐसे इसकी इवैल्यूएशन भी है, उस पर भी हम काम करेंगे, एंड वील वर्क टुगेदर सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स यू डिजर्व, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।